Hello everyone, I'm Suman Bam. Here we'll be discussing about friction, bit correlation with few photographs and correlation with our practical experience. फ्रिक्शन किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के सरफेस के प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है इन टर्म्स ऑफ सरफेस फिनिशिंग एंड सरफेस इरेगुलरिटीज। तो सरफेस फिनिशिंग और सरफेस इरेगुलरिटीज क्या होता है और इसका फ्रिक्शन से क्या रिलेशन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रिक्शन क्या है, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के सरफेस की प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है। तो कौन सा प्रॉपर्टीज होता है सॉलिड का सरफेस में और उसका फ्रिक्शन से क्या रिलेशन है, इसको हम लोग देखते हैं। किसी सॉलिड सरफेस का फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मतलब सरफेस इरेगुलरिटी ज्यादा होगा। और कोई सॉलिड सरफेस स्मूथ है, मतलब उसका एबिलिटी सरफेस का कम होगा। तो इस फोटो में जो हम लोग देख रहे हैं, इस फोटो में ये दो बेरिंग दिख रहा है। ये एक स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस दिख रहा है और ये रफ सरफेस दिख रहा है। इसका फ्रिक्शन से क्या मतलब है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। पहले हम लोग कुछ वर्ड को यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल से। सरफेस इरेगुलरिटीज, सरफेस इरेगुलरिटीज और सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस और सरफेस फिनिश और ऑयली सरफेस। ये दोनों का फ्रिक्शन से क्या मतलब है। तो फ्रिक्शन क्या है, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के सरफेस के प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है इन टर्म्स ऑफ सरफेस फिनिशिंग एंड सरफेस रफनेस। तो एक टेबल है, टेबल का ये टॉप सरफेस। तो ये टेबल का टॉप सरफेस जो है ये स्मूथ है। स्मूथ है मतलब इसका जो इरेगुलरिटी जो होगा, इस सरफेस का जो इरेगुलरिटी जो होगा कुछ ऐसा होगा। अ, ये टेबल का जो टॉप सरफेस है, यदि ऐसा कंसीडर करते हैं रफ है, तो इसका इरेगुलरिटी जो होगा कुछ ऐसा होगा। तो ये ऐसा कुछ मतलब दिखता नहीं है कि ऐसा होगा। ये इरेगुलरिटीज को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो इरेगुलरिटीज कैसा हो गया, देखिए ऐसा हो गया। मतलब ये दोनों का बीच जो है गैप कुछ ज्यादा है, तो ये रफ सरफेस में होगा, जो रुखड़ा टाइप का है, रफ सरफेस। और जो स्मूथ सरफेस है, जो चिकना है, उसको उसका स्मूथ मतलब इरेगुलरिटीज ऐसा इंडिकेट करेंगे। और जो काफी स्मूथ है, जैसे तेल किसी सरफेस पर हम ऑयल गिरा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका इरेगुलरिटीज कुछ ऐसा हो जाएगा, पूरा चिकना हो जाएगा उसका टॉप सरफेस। मतलब जो सॉलिड सरफेस का जो सरफेस होगा कुछ ऐसा होगा। तो ये क्या होगा, स्मूथ सरफेस इरेगुलरिटीज। तो जितना ज्यादा इरेगुलरिटीज होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। और जितना कम इरेगुलरिटीज होगा, जितना कम इरेगुलरिटीज होगा, इस सरफेस को का टॉप सरफेस को इंडिकेट कर रहा है इरेगुलरिटीज को, उतना कम फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ये फ्रिक्शन कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इरेगुलरिटीज क्या होता है, सरफेस फिनिशिंग क्या होता है, रफनेस क्या होता है, उसका फ्रिक्शन से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल लिए है, टेबल के टॉप सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। अब दोनों एक टेबल का जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो बॉटम सरफेस है ये भी रफ सरफेस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेगुलेटरी कुछ रफ है, मतलब इसका रेगुलेटरी ज्यादा होगा। और इसका जो ये जो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसका बॉटम जो सरफेस है उसका भी रेगुलेटरी कुछ ज्यादा होगा, ऐसा होगा। मतलब ये चिपक जाएगा, आपस में काफी चिपक जाएगा, मतलब इसमें फ्रिक्शन ज्यादा है। अब हम लोग देखते हैं एक स्मूथ सरफेस है, इस पर एक सॉलिड सरफेस ऑब्जेक्ट लेते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते हैं, और इसका भी सरफेस जो है स्मूथ है। तो इस दोनों का रेगुलेटरीज कैसा होगा, स्मूथ है तो ऐसा होगा, और इसके पास भी ऐसा होगा। मतलब ये दोनों का आपस में जो कांटेक्ट है, एक यहाँ पर कांटेक्ट था
और यहाँ पर एक ये रफ सरफेस है, मतलब रुखड़ा टाइप का, रफ मतलब रुखड़ा, और ये चिकना है, तो कुछ ऐसा है चिकना में। तो ये देखने से ही लग रहा है कि ये दोनों का जो कांटेक्ट है मतलब काफी अच्छा नहीं है, मतलब इसमें फ्रिक्शन कम है। ये क्या है कि इसको मूवमेंट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि पकड़ के रखा है दोनों सरफेस, सरफेस टू सरफेस दोनों पकड़ के रखा है। तो फ्रिक्शन क्या है, किसी भी सॉलिड सरफेस के प्रॉपर्टीज को दिखा रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज मतलब यदि यहाँ पर ज्यादा पकड़ के रखा मतलब ये फ्रिक्शन ज्यादा इसमें है। यहाँ पर अब क्या है कि ऐसा है, मतलब दोनों सरफेस में कुछ ऐसा है, तो ये देखने से लग रहा है कि ये जो है मतलब इस आपस में दोनों का जो है पकड़ जो है कम है, मतलब इसमें फ्रिक्शन कम है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। एक टेबल है, एक सॉलिड बॉडी है। तो फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। सॉलिड बॉडी का वेट मेरा नीचे की ओर लगेगा, और टेबल का सरफेस भी रिएक्शन ऊपर की ओर लगाएगा। तो यहाँ पर वेट, सॉलिड बॉडी का वेट जो है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, नीचे की ओर लग रहा है। तो न्यूटन का थर्ड नियम क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी डब्ल्यू इक्वल टू आर हो जाएगा। तो ये टेबल का सरफेस जो है रफ है, तो ये आपस में जो है दोनों पकड़ के रखा है। अब बॉडी को मेरे को इधर मूवमेंट करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो है, एज्यूम करते हैं 40 न्यूटन। तो इस सॉलिड सरफेस को इधर मोशन करने के लिए 40 न्यूटन से ऊपर का फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, 40.1 लगाएंगे। एक टेबल का सरफेस, इस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका वेट मेरा नीचे लगा, ये टेबल का सरफेस जो है नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की ओर लगाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ के अनुसार, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट डायरेक्शन। डब्ल्यू नीचे लग रहा है, तो टेबल का सरफेस इस सॉलिड बॉडी पर ऊपर लगाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू आर हो गया। अब यदि बॉडी को हमको मोमेंट इधर करना है, इस पर हम पुश पुल कर रहे हैं पी फोर्स से, इधर ही इधर फ्रिक्शनल फोर्स एफ लग रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू यदि 40 न्यूटन है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट को इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को इधर मूवमेंट करने के लिए, इधर मोशन में लाने के लिए 40 न्यूटन से हमको ऊपर फोर्स लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज जो कंक्लूजन जो निकलता है, इतना जो हम लोग अभी डिस्कस किए, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जो बॉडी जो मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब फ्रिक्शन फोर्स कौन किस पर लगा रहा है, तो ये जो टेबल है ये स्टैटिक कंडीशन में है, और मोशन मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो ये जो टेबल का जो सरफेस है, इस सॉलिड के ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। अब ये जो सॉलिड सरफेस इधर मोशन कर रहा है, तो ये जो टेबल का जो सरफेस है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला हुआ कि ये जो स्टैटिक कंडीशन में जो है, और जो मोशन कर रहा है, तो मोशन करने वाले के ऊपर लगाएगा फोर्स, और जो उसका जो डायरेक्शन जो होगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो एक होता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये टेबल का सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स एफ लगा रहे हैं, इसको एज्यूम कर रहे हैं 40 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके केस में लग रहा है, इसको पुल हमको इधर करना है। तो स्टार्टिंग में हम लोग 30 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो देखिए कि ऑब्जेक्ट मेरा स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक कंडीशन में क्यों है, क्योंकि ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, मतलब ये इरेगुलर था, इरेगुलर दोनों सरफेस कुछ ऐसा है, तो ये आपस में पकड़ कर रखा है। तो ये जो पकड़ के रखा है दैट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण ही इसका जो सरफेस का जो इरेगुलरिटीज जो था ऐसा ऐसा करके, तो ये जो सरफेस का जो प्रॉपर्टीज जो है, कुछ इरेगुलर है, कुछ स्मूथ है, तो कुछ ऐसा है। तो ये जो
ये सब जो प्रॉपर्टीज है डेट यही फ्रिक्शन कहलाता है। मेरा यही फ्रिक्शन है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का सरफेस का। ये जो प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये चिपका हुआ है, चाहे वो कुछ उसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस जो है ऐसा है, कोई कोई ऐसा है, तो ये जो सॉलिड सरफेस का जो प्रॉपर्टीज है डेट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन कितना ज्यादा सटा हुआ है, कौन मतलब उस सॉलिड सरफेस का रफनेस क्या है, मतलब अब मान लीजिए हाईली फ्रिक्शन है, मतलब वो सरफेस जो है का रिलेटिव जो है ज्यादा होगा, फ्रिक्शन किसी भी सॉलिड सरफेस का कम होगा, मतलब वो चिकना है, इसे पता लग रहा है, मतलब उसमें रिलेटिव जो है ऐसा होगा। जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि कोई सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, मतलब वो सरफेस जो है रफ होगा, उसमें जो है रेगुलेटिव कुछ ऐसा होगा। तो दो सरफेस कांटेक्ट में है तो एक सरफेस का रेगुलेटिव कुछ ऐसा है, तो दूसरा सरफेस का रेगुलेटिव ऐसा होगा, मतलब दोनों आपस में पकड़ के रखा है, मतलब ये हाई फ्रिक्शन वाला सरफेस है। मतलब इसमें जो सरफेस जो है हाई रफ होगा। यदि किसी भी सॉलिड सरफेस का रफनेस कम है, स्मूथी है, मतलब कुछ ऐसा एक सरफेस ऐसा है और दूसरा सरफेस भी ऐसा है, मतलब ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। इसमें इरेगुलरिटी जो है कम है, इरेगुलरिटी जो है कम है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का मतलब हम लोग समझ गए। अब फोर्स का हम लोग यहाँ पर जो देख लेते हैं, फोर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये टेबल है, इसके ऊपर एक सॉलिड सरफेस रखा हुआ है, सॉलिड बॉडी रखा हुआ है। तो इसका किसी भी बॉडी का वेट होता है तो नीचे की ओर लगेगा, तो टेबल का जो सरफेस है इस बॉडी के ऊपर उतना ही रिएक्शन करेगा, तो डब्ल्यू इजकल टू आर हो गया। यदि बॉडी को इधर मूवमेंट करवाना है तो फ्रिक्शन फोर्स ये जो टेबल का सरफेस है इस सॉलिड बॉडी के ऊपर इधर लगाएगा एफ। तो एफ का वैल्यू एज्यूम करते हैं 40 न्यूटन है। तो इस सॉलिड बॉडी को मूवमेंट करने के लिए इस फ्रिक्शनल फोर्स के जो 40 न्यूटन है उससे ज्यादा इधर फोर्स हमको इधर से खींचना पड़ेगा, यानी 40.1 लगाएंगे तो ये थोड़ा मूवमेंट के कंडीशन में आएगा। तो ये जो फ्रिक्शन यहाँ पर जो इस मूवमेंट कराने के लिए 40.1 लगाना पड़ेगा, यानी जो 40 न्यूटन जो फोर्स जो होगा इस फोर्स को हम लोग लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये जो वर्ड है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम लोग एफ से इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, अब इसको भी हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हम लोग समझ गए कि जो बड़ी बॉडी को मूवमेंट करना है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो वो जो मिनिमम जो फोर्स जो है ताकि बॉडी जो है मूवमेंट कंडीशन में आ जाए, तो उस फोर्स को ही लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस केस में 40 न्यूटन का फोर्स हुआ मेरा, तो इसको मूवमेंट इधर मूवमेंट करने के लिए हमको 40 से ऊपर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये बॉडी मेरा स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। तो ये जो 40 न्यूटन का जो फोर्स होगा ये मेरा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। मतलब 40 न्यूटन तक यदि हम इधर 40 न्यूटन नहीं लगा रहे हैं, अब 40 तक इधर हम लोग लगा रहे हैं, तब इधर इधर हम पुल कर रहे हैं 40 न्यूटन से, तब पर भी ये बॉडी मेरा स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। लेकिन 40 से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ये बॉडी इधर मूवमेंट करने लगेगा। तो ये जो 40 न्यूटन जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर जो लग रहा है ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। तो ये लिमिटिंग कोफिशिएंट फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन मतलब ये एक टेबल का सरफेस है, ये सॉलिड बॉडी है, ये टेबल का सरफेस है, तो ये टेबल है, इधर बॉडी को पुल करना है और डब्लू मेरा नीचे लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन टेबल का बॉडी के सॉलिड सरफेस के ऊपर लग रहा है, और ये एफ है, तो एफ बाई आर नॉर्मल डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखते हैं एफ इजकल टू फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू आर। तो आर का वैल्यू तो मेरा फिक्स है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको बोलते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो गया, सरफेस का स्मूथनेस से, स्मूथनेस से और रफनेस से। स्मूथ सरफेस मतलब उसका इरेगुलरिटीज कम, और रफ सरफेस मतलब उसका इरेगुलरिटी ज्यादा। इरेगुलरिटी ज्यादा मतलब ये जो इरेगुलर जो हम लोग देख रहे हैं ये इसका इंडिकेशन है। यदि कोई सरफेस ज्यादा इरेगुलर है मतलब उसको हम लोग ऐसा दिखाएंगे,
यदि कोई सरफेस फिनिश है तो कुछ ऐसा हम लोग दिखाएंगे, चाहे कुछ बहुत ज्यादा फिनिश है तो कुछ ऐसा दिखाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी भी सरफेस का, किसी भी सॉलिड सरफेस का यदि जीरो कर देते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो होगा। यानी यदि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब दोनों के बीच जो है एक, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, मतलब इस चिकना है, काफी चिकना है। तो क्या होगा, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स इधर यदि हमको खींचना है, इधर पुल करना है, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जीरो लगेगा, इसमें कुछ भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्मूथ है तो वो आराम से इधर मूवमेंट हो जाएगा। एफ इजकल टू म्यू आर। यदि म्यू यदि हम जीरो ले रहे थे, फ्रिक्शनल फोर्स मेरा जीरो हो जा रहा था। यदि मेरा फ्रिक्शन किसी भी सरफेस में ज्यादा है, मतलब रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कोई ज्यादा रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब उसका मोशन करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। ये सॉलिड सरफेस है, इस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यदि ये काफी रफ सरफेस है तो इसको हमको उतना ही ज्यादा इसमें पुल करना पड़ेगा। यदि ये सरफेस जो है मेरा कम रफ है, स्मूथ है, तो इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि फ्रिक्शन का सरफेस रफनेस से क्या रिलेशन है, और फ्रिक्शन क्या होता है। तो ये थ्री बॉडी डायग्राम दिखाया गया है। एक सरफेस है, सॉलिड सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इस पर कोई सॉलिड प्लेट रखा हुआ है। तो सॉलिड बॉडी का वेट जो है नीचे की ओर लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेंटर होगा बॉडी का, और फ्रिक्शनल फोर्स मेरा इधर लग रहा है, बॉडी को इधर पुल करना है, और फ्रिक्शनल फोर्स मेरा इधर लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन ये आर है। व्हेन ए सॉलिड बॉडी स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल ओवर ए स्टेशनरी सॉलिड बॉडी, its force is directed at the surface of contact by the stationary body on the moving body। तो एक स्टेशनरी बॉडी ये मेरा नीचे वाला है, और इस पर एक सॉलिड बॉडी का मूवमेंट करना है। तो स्टेशनरी बॉडी का जो सरफेस होगा, तो फ्रिक्शन क्या है, सरफेस से जो कांटेक्ट जो सरफेस हो वहां पर फ्रिक्शन से मतलब है। क्योंकि फ्रिक्शन कहां पर लगेगा, जब एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मोशन करेगा, तभी मेरा फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स का लगेगा मेरा। तो जो स्टैटिक कंडीशन में है, वो स्टैटिक कंडीशन का जो सरफेस होगा, जो मूवमेंट कर रहा है सॉलिड से बॉडी, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो सरफेस है, ये सॉलिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये जो सॉलिड बॉडी मेरा इधर मूवमेंट कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। The property of the body by virtue of which a force is exerted by a stationary body on the moving body to resist the motion of the moving body is called friction। तो ये जो फ्रिक्शन क्या हुआ, किसी भी बॉडी का, the property of the body by virtue by which force is exerted by a stationary body on the moving body। तो स्टेशनरी बॉडी मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये सरफेस का एक प्रॉपर्टीज था, फ्रिक्शन तो कुछ दिख नहीं रहा, ये सरफेस का प्रॉपर्टीज बतला रहा है। वो सरफेस रफ है तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यदि वो स्मूथ है तो उसमें कम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो जो यदि स्मूथ है तो उसमें सरफेस का एबिलिटीज कम होगा। तो ये तो दिख नहीं रहा, ये सरफेस का प्रॉपर्टीज है। तो फ्रिक्शन क्या है, किसी भी सरफेस का प्रॉपर्टीज को बतलाता है कि वो सरफेस जो है इरेगुलर है, रफ है, स्मूथ है, चिकना है कि रुखड़ा है, किसी भी सरफेस का प्रॉपर्टीज को बतलाता है। तो फ्रिक्शन एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस कांटेक्ट। तो फ्रिक्शन क्या है, एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, जो सरफेस जो कांटेक्ट में आ रहा है, एक सरफेस है, एक दूसरा सरफेस है, तो ये पैरेलल ही लग रहा है मेरा। पर फ्रिक्शन एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि सरफेस रफ है या स्मूथ है। यदि सरफेस रफ है तो उसमें एबिलिटी ज्यादा होगा, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। यदि कोई सरफेस स्मूथ है तो ऐसा कुछ होगा, तो उसमें स्मूथ में एबिलिटीज कम होगा और उसमें फ्रिक्शन कम होगा।
जब फ्रिक्शन कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। अब फ्रिक्शन यदि इरेगुलरिटी ज्यादा है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी उस बॉडी का मूवमेंट करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कंसिडर ए बॉडी सॉलिड बॉडी प्लेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस होस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये बॉडी को, इस सॉलिड बॉडी को मूवमेंट इधर करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा इधर लगेगा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये सॉलिड बॉडी का वेट मेरा नीचे की ओर लगेगा, तो इस जो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है इस पर नॉर्मल डायरेक्शन आर ऊपर की ओर लगाएगा। एफ इजकल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इजकल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो स्टैटिक कंडीशन में है, और ये सॉलिड बॉडी को मूवमेंट करवाना है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, जो स्टैटिक कंडीशन में जो है, इसका सरफेस जो है इस सॉलिड बॉडी के सरफेस के ऊपर जो जिस डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है उस उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। P force acting on the body through CG and parallel to the horizontal surface. W is equal to weight of the body acting through CG of solid body downward. W नीचे को लग रहा है, R मेरा ऊपर की ओर लग रहा है, normal direction of solid plane surface on the solid body through center of gravity upward. If P is small, the body will not move as the force of friction acting on the body in the direction opposite to P. मतलब यहाँ पर क्या हम लोग देखें कि एक सॉलिड बॉडी है, एक सरफेस मेरा ऐसा है। यदि पी मेरा, यदि फ्रिक्शनल फोर्स मेरा 40 न्यूटन लग रहा है, यदि पी का वैल्यू यदि 30 न्यूटन होगा, तो ये बॉडी मूव करेगा नहीं करेगा। तो इसको मूवमेंट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए हमको? 40 न्यूटन से ऊपर चाहिए। यानी यदि हमको 40.1 यदि लगा दे तो ये जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। यदि हम इस पर डायरेक्ट 50 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, इधर मूव करना, इधर 50 न्यूटन से हम इसको खींचने लगेंगे, तो क्या है कि ये बॉडी स्पीड से चलने लगेगा। यदि इधर फ्रिक्शनल फोर्स, यदि स्मूथ सरफेस है और फ्रिक्शनल फोर्स यदि 0 लग रहा है, तो क्या होगा, हमको 1 न्यूटन भी लगाएंगे तो मेरा इधर चलने लगेगा, फोर्स इधर चलने लगेगा। यानी जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा हमको उस बॉडी को खींचना पड़ेगा। जितना कम फ्रिक्शन होगा, ये बॉडी पूरा चिकना है, सरफेस यदि चिकना है, तो फिर इसमें हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पर क्या बतला रहा है, कितना कोई बॉडी रफ है, कोई कितना चिकना है। रफ है तो उसमें रेगुलेटरी ज्यादा है, मतलब उसमें ज्यादा फ्रिक्शन है। तो ये फ्रिक्शन किसी भी सॉलिड बॉडी का सरफेस का प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, उस सॉलिड बॉडी जो है रफ है, स्मूथ है, इसको इंडिकेट करता है। मतलब फ्रिक्शन मतलब ये हुआ, किसी भी सॉलिड बॉडी के प्रॉपर्टीज को इंडिकेट कर रहा है कि वो रफ है। रफ है मतलब उसमें हाई फ्रिक्शन हो गया, और यदि कोई स्मूथ है तो उसमें कम फ्रिक्शन है। तो but if the magnitude of P goes on increasing, a stage come when the solid body is on the point of motion। मतलब यहाँ पर हम लोग देखें कि ये सॉलिड बॉडी है, इस सरफेस है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है, P है। यदि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 40 न्यूटन है, यदि P का वैल्यू हम स्टार्टिंग में 30 न्यूटन लगाए, फिर उसको 30, फिर 31, 32 करके हम 40 किए, तो ये जब दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ये सॉलिड बॉडी अब मोशन के कंडीशन में आ गया है। अब 40 से जैसे ही हम ऊपर करेंगे, ये मेरा बॉडी इधर मोशन करने लगेगा। तो एट दिस स्टेज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो मेरा 40 न्यूटन आया, जब ये बॉडी अब मोशन कंडीशन में आ गया, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है, मतलब अब हमको पता, मतलब एक यह फोर्स है, आई पी हम इधर पुल से खींच रहे हैं। अभी तक मेरे को, अभी तो यहाँ पर एजम्पशन किया था कि 14 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अभी एज्यूम करते हैं कि यह फोर्स लग रहा है और एक सॉलिड बॉडी है, ऐसा एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर एक ये सॉलिड बॉडी है, प्लेन सरफेस है, ये सॉलिड बॉडी है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है। इसको बॉडी को, मेरे को मूवमेंट इधर करवाना है, इधर मूवमेंट करवाना है। तो इधर हम इधर पुल करना स्टार्ट किए, पुल करना इधर स्टार्ट किए हम। तो इसको कब तक कितना फोर्स लगाते रहेंगे, जब तक मेरा एफ एफ इक्वल टू पी हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा जो कि एफ इक्वल टू पी हो जाएगा, तो ये जो कंडीशन आएगा इसमें बॉडी अब मोशन के कंडीशन में आ जाएगा। इससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाएंगे, बॉडी मोशन करने लगेगा। तो एफ इक्वल टू पी जब आएगा, तो उस कंडीशन में जो फोर्स जो लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
ठीक है, रिजोल्विंग द फोर्स ऑन द बॉडी वर्टिकलिटी एंड हॉरिजॉन्टलिटी वी गेट आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, जो आर मेरा नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, डब्ल्यू जो वेट ऑफ बॉडी है, दोनों बराबर होगा। अब एफ इक्वल टू पी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, और जो इधर पुल कर रहे हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कंडीशन हुआ जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और जो हम पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, जो खींच रहे हैं इस बॉडी को मोशन के लिए, दोनों जब बराबर हो जाएगा, मतलब मोशन के कंडीशन, मोशन अभी किया नहीं है, मोशन के कंडीशन में आ गया, इसके बाद यदि हम पुल करेंगे तो मोशन आ जाएगा। तो ये जो फोर्स जो होगा वो अभी मोशन किया नहीं लेकिन मोशन के कंडीशन में है, उस दौरान जो मतलब जो फोर्स होगा उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो यह फिजिकल टू पी, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मतलब एक नाम दे दिया गया है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो टर्म का नाम दिया गया है, मतलब वो टर्म क्या है, ये कंडीशन क्या है, या फिजिकल टू पी, मतलब इस बॉडी को मोशन करने के लिए पहले हमको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि ये इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तभी उस ये फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है उतना यदि हम लगाएंगे तो ये वो जो कंडीशन होगा, वो जो मतलब वो जो फेज होगा, जैसे हम किसी वाटर को हम हीट करते हैं, वाटर का जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर जो वेपराइजेशन होता, 100 डिग्री टेम्परेचर पर जैसे वाटर को हम हीट किए, 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, तो 100 डिग्री पर वाटर वाटर ही है, लेकिन उसमें और जब 100 डिग्री वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया है, उसके बाद भी हम हीट जो देते हैं, उसमें क्या होता है, उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। 100 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर वाटर है, लेकिन वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पर क्या फेज ट्रांसफर हो रहा है। इन सेम कंडीशन यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी तरह हम लोग सोचते हैं कुछ ऐसा ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर सॉलिड बॉडी है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स एफ लगा, तो इस बॉडी को हमको मोशन करवाना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स जितना लग रहा है उतना फोर्स पहले हमको इधर लगाना पड़ेगा, एफ इक्वल टू पी, पहले पी करना पड़ेगा, उसके बाद इससे ज्यादा फोर्स या फिजिकल, मतलब 40 न्यूटन इधर लग रहा है, इधर 40 न्यूटन लगाएंगे, तो ये जो कंडीशन जो होगा, इसी कंडीशन में जो टर्म जो आया, जो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है उसको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज फर्दर इंक्रीज द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग द फोर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मतलब जो ये तो बराबर हो गया, अभी मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ, अब इसके बाद जो हम पी का वैल्यू यदि इंक्रीज करेंगे तो ये बॉडी मेरा इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जब मेरा बॉडी मूव करने लगा तो मूवमेंट के दौरान जो दोनों सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दो तरह हो गया, एक काइनेटिक फ्रिक्शन, एक स्टैटिक कंडीशन फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सरफेस तो एक ही है लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन का नाम अलग हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जब एक टेबल है, ये सॉलिड बॉडी है, ये रेस्ट कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो इसमें जो फ्रिक्शन जो लग रहा है इसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ये एक सॉलिड बॉडी है, टेबल है, एक सॉलिड बॉडी है, ये जब इमोशन करने लगेगा तो ये दोनों सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। अब हम यहाँ पर एक सोचने वाला चीज है, सरफेस वही है लेकिन टर्म अलग क्यों हो गया, यानी कुछ डिफरेंस हो रहा होगा, तो डिफरेंस होगा जब बॉडी मेरा मोशन करने लगा तो सरफेस में कुछ क्या होगा, हीट डेवलप होगा, मतलब कुछ न कुछ तो चेंज होगा। जब कोई बॉडी किसी के ऊपर मोशन करता है तो उसमें कुछ न कुछ का मोलिक्यूल उसका, जब बॉडी मेरा मोशन करता है, एक ऐसा है, एक सॉलिड बॉडी है, तो जब तो उसमें क्या होगा, उसका मोलिक्यूल में कुछ वाइब्रेशन होगा, तो उसमें कुछ कुछ चेंज होगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग देखें कि जब कोई बॉडी, जब दो बॉडी मेरा स्टैटिक कंडीशन में है तो दोनों बॉडी का सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन जो होगा उस फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रहा है तो उस दौरान जो फ्रिक्शन जो लगेगा, फ्रिक्शन जो होगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो कफिशिएंट फ्रिक्शन को भी हम लोग देख लिए
लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बाय नॉर्मल डायरेक्शन, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये जो फोटो हम लोग यहाँ पर जो देखे थे, इसका फ्रिक्शन से क्या रिलेशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा स्मूथ सरफेस है और ये मेरा रफ सरफेस है। तो ये रफ सरफेस है, मतलब इसका जो सरफेस का रिलेटिव कुछ देखने से लग रहा है कि रफ है, यानी कुछ ऐसा होगा, ज्यादा होगा इसमें, इसका भी जो बीच गैप है। और ये जो स्मूथ सरफेस है, इसका सरफेस का रिलेटिव कुछ ऐसा होगा, यानी ये यदि स्लोप है, तो यहाँ पर एक सॉलिड सरफेस को यहाँ पर ऐसा कुछ रखते हैं, तो ये आराम से इसमें स्लाइड हो जाएगा। तो ये रफ रहता, तो इसको कुछ फ्रिक्शनल फोर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ज्यादा लगता, तो स्लाइड थोड़ा धीरे धीरे होता। वो डिपेंड करता कि कितना इसका इंक्लाइनेशन है। तो ये सरफेस स्मूथ है, मतलब इस सरफेस का फ्रिक्शन कम होगा। ये सरफेस रफ है, यानी इस सरफेस का फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो ये सरफेस का प्रॉपर्टीज को बताया, फ्रिक्शन यहाँ पर सरफेस के प्रॉपर्टीज को बतला रहा है। ये स्मूथ सरफेस है, तो इसका फ्रिक्शन कम होगा। ये रफ सरफेस है, यानी इसका रिलेटिव ज्यादा होगा, इसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब दूसरा फोटो को देखते हैं। ये ग्राइंडिंग व्हील है। तो ये रफ सरफेस है, देखने से लग रहा है रफ सरफेस है। तो सरफेस का रिलेटिव इसमें ज्यादा होगा, यानी इसके ऊपर यदि हम दूसरा सरफेस को, यदि कोई सॉलिड बॉडी को रख लेते हैं और इसको हम इधर पुल करते हैं, तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा, इसका इसमें जो है रिलेटिव ज्यादा होगा। देखने से लग रहा है कि रफ सरफेस है, इसका सरफेस का रिलेटिव कुछ ज्यादा होगा। तो इस तरह हम लोग अभी देखे सरफेस फ्रिक्शन क्या होता है, और फ्रिक्शन सॉलिड सरफेस के ऊपर मतलब अप्लाई होता है कि किसी भी सॉलिड सरफेस के प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है। क्या प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है कि वो सरफेस स्मूथ है कि रफ है। यदि स्मूथ है तो उस सरफेस में वोल्टेज कम होगा, और यदि कोई रफ सरफेस है तो उसमें वोल्टेज ज्यादा होगा। तो ये सब सारा जो डिस्कशन का जो पार्ट हुआ, सारा फ्रिक्शन का एक पार्ट हुआ। इस तरह हम लोग फ्रिक्शन को यहाँ पर आज हम लोग डिटेल से देख लिए। थैंक यू।